तो दोस्तों मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का। जो टॉपिक है वो है कि सर्विसेज केस में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता है, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है। अगर आपने इसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज की। तो ये अगला है कि हमने अभी तक जितनी बात करी थी उस वीडियोस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात करी थी, लेकिन इस बार हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज में सर्विसेज का कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ढंग से आपको देखना है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे विद एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, ये हमें बता रखा है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, इसके अंदर हमें बता रखा है पूरा का पूरा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, पहले आपको ये समझनी चाहिए बात। पहले तो रिवर्स चार्ज में फ़र्क क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का पहले आपको समझना चाहिए क्या चीज़ें होती है। अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड चार्ज की, FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म की, तो देखो ध्यान से, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म में क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट को टैक्स देने की। जैसे कि इसने अगर सप्लाई किया ए ने बी को और इसने आगे उसको GST दिया, इसने GST लिया उसके बदले में, आपने सप्लाई किए थे पैसे लिए तो GST ले लिया और ये आगे गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जहाँ पर सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को GST जमा कराने की। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज उसमें क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसने सप्लाई किया, इसने आगे इधर GST दिया तो ये ही जमा कराएगा, बायर ही खुद ही जमा कराएगा गवर्नमेंट को। समझ रहे हो बात को, ये है, इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर उल्टा होता है। तो यहाँ पर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है, यानी कि उसकी टैक्सेबल कब होगा वो, ये टाइम ऑफ सप्लाई जो हम बात करें सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में, अभी हम जो मैंने बात करेंगे वो है सभी सर्विसेज को एक्सेप्ट, कौन सी सर्विस, सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या मतलब है इसका, ऐसी सर्विसेज जो कि हमें मिली है एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जो कि इंडिया के बाहर थी। पहले तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है, देखो ध्यान से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है। जैसे कि सपोज करो A लिमिटेड है, B लिमिटेड है, उसने रिलायंस के अंदर, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे। ठीक है, A लिमिटेड ने, B लिमिटेड ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब जैसे कि आपको पता है जो भी शेयर होल्डर बनता है, इक्विटी शेयर होल्डर बनता है, वो उसके पास हक होता है, उसके अंदर वोटिंग पावर राइट होती है। शेयर्स जब खरीदते हैं हम तो हमारे वोटिंग पावर आ जाती है, हम कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है, उनके डिसीजन जो भी लेंगे तो उनके अंदर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। या फिर देखो जैसे कि हमने कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो जो भी ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि वोटिंग पावर से हम मैनेजमेंट कंट्रोल, हमारे वोटिंग पावर आ गई तो हम मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर कैपिटल, पूरा हमने कैपिटल में पार्टिसिपेट ले लिया है, शेयर्स खरीदे हैं तो उनकी कैपिटल पे पार्टिसिपेट कर लिया, उन्हीं को बोलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। A और B माना जाएगा, ये क्या माना जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये दोनों ही रिलायंस कंपनी के एसोसिएटेड एंटरप्राइज ही है। समझ आ गई बात। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज वो होते हैं जो कि कंपनी के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेते हैं या कैपिटल पे कंट्रोल उनका आ जाता है, उन्हीं को बोलते हैं मैनेजमेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, कह रहा है कि जो अभी हम मैनर समझने वाले आगे रिवर्स चार्ज में, कि जब रिवर्स चार्ज में अगर हमने सर्विसेज दी है, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वहाँ पर लगा हुआ है और सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, उनका मैनर निकाला जाएगा, एक्सेप्ट इसका मैनर अलग होगा। इसका मैनर अभी हम अलग समझेंगे कि ये जो मैनर समझने वाले है ये इन सर्विसेज का नहीं होगा जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हमें मिल रही है जो कि इंडिया के बाहर है, उनका मैनर अलग निकाला जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का। बाकी जो भी सर्विस बचेगी उसका मैनर क्या है अब हम समझेंगे।
कि अगर आप रिवर्स चार्ज में आपको सर्विस मिल रही है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच सर्विस विल बी अर्लियर ऑफ, इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। पहली डेट कौन सी है, देखो ध्यान से देखना, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट, देखो जब भी हम यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट की बात करते हैं यहाँ पर दो डेट आती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा चलते आ रहे हैं, गुड्स में भी सर्विस में भी, चाहे कोई भी हो, जहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट लिखा आ गया वहाँ पर हमेशा क्या आ रही थी, दो डेट आ रही थी। कौन कौन सी, याद करो। पहली डेट आती है जब आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई या जब आपके हाथ में आई, मतलब वो बैंक अकाउंट में कह सकते हैं कि जब डेट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि ये आपके बैंक अकाउंट में कब आई, ठीक है, जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हुई, एक तो वो डेट। दूसरी डेट आपकी कि आपने रिकॉर्ड कब करा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने कभी और रिकॉर्ड कराओ या पहले रिकॉर्ड कर दिया हो, तो वो देखना पड़ेगा, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने कब रिकॉर्ड करा, इन दोनों डेट में से जो भी पहले होगी वो डेट ऑफ पेमेंट की डेट बनेगी। पहले तो आपको ये समझना है, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब इन दोनों डेट में से जब आपके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ पैसे, या फिर जब बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कब करा, इन दोनों से डेट में से जो भी पहले डेट आएगी वो डेट ऑफ पेमेंट की डेट बनेगी। उसके बाद कह रही है कि भाई आप दूसरी डेट भी देखो, कौन सी, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जब आपने इनवॉइस इशू किया था उसके 61 दिन बाद वाली डेट भी देख लो। 61 दिन के बाद जो भी डेट आ रही, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आपको पेमेंट नहीं मिली या पेमेंट की डेट नहीं मिल रही आपको, कौन सी थी, आप गवर्नमेंट कहेगी आपका टाइम ऑफ सप्लाई तब कैसे निकाला जाएगा, 61 दिन के बाद वाली डेट। जब आपने इनवॉइस इशू किया था, हम उसके 61 दिन लगभग 2 महीने के बाद देख लेंगे कौन सी डेट आ रही है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई डेट बन जाएगी। तो इन दोनों में से, क्योंकि अगर पेमेंट आपको बहुत बाद में मिल रही है तो 61 दिन वाली डेट ही डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है इन दोनों डेट में से जो भी पहले डेट आएगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, मैं आपको ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ट्यूशन क्लासेस वैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसी में होता है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चलो मान लेते हैं कि मेरे को, चलो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी और को। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे कि एक मतलब वैसे कई होते हैं इसमें केसेस जहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। एक उसमें से तरीका है कि सपोज करते हैं कि मुझे एक्चुअली में ट्यूशन क्लासेस कहीं से मिली और जिसने दी ट्यूशन क्लासेस वो टैक्सेबल, मतलब उसने जीएसटी का नंबर नहीं लिया था, वो पढ़ा रहा था ऐसे ही, उसने जीएसटी का नंबर नहीं लिया था, हालांकि इसको लेना चाहिए था, उसकी लिमिट आ चुकी थी और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है कि मुझे ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये एग्जांपल सही नहीं है क्योंकि सरकार वैसे उससे ही टैक्स देगी क्योंकि वो जीएसटी के लिए लायबल था, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक ए लिमिटेड है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी, ठीक है। ऐसा मान के चलो वो रजिस्टर्ड अभी नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, उसकी कोई ऐसी वो भी नहीं आया था कि भाई उसको रजिस्टर कराना चाहिए था, अनरजिस्टर्ड है वो। उसने सप्लाई किया गुड्स बी लिमिटेड को जो कि रजिस्टर्ड था, ठीक है। इसने सप्लाई किया बी लिमिटेड को जो कि रजिस्टर्ड था, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएगी। यानी कि जैसे कि हर बार टैक्स सप्लायर पे लगता था, जो सप्लाई करता है उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज, नहीं उसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या हुआ कि अनरजिस्टर्ड आई है तो इससे तो टैक्स ले नहीं सकते गवर्नमेंट, है ना, इससे टैक्स ले ही नहीं सकते गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अब इसके ऊपर टैक्स लगा देगी, तो यहाँ पर इसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स। समझ रहे हो बात को, टैक्स इसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब सपोज करते हैं यहाँ पर अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है यानी कि इसकी टैक्स की लायबिलिटी कब बनेगी वो कैसे निकाला जाएगा। सपोज करते हैं कि भाई इसने जब सप्लाई किया था तो इनवॉइस इशू किया होगा,
तो इसने जो इन्वॉइस इशू किया था, सपोज करते हैं वो 4 मई को किया था, 4 मई 2022 को किया था इन्वॉइस इशू, डेट ऑफ इन्वॉइस, ठीक है। और इसको जो पेमेंट मिली है ए लिमिटेड को, जो पेमेंट मिली है इससे, वो कब मिली है? ए लिमिटेड को जो पेमेंट मिली है ना, वो मिली है सपोज करते हैं 5 जुलाई 2022 को। ये क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी, इन दोनों में से जो से पहले डेट आएगी वो देख लो। नहीं, गवर्नमेंट क्या कह रही थी? गवर्नमेंट कह रही है कि डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इन्वॉइस। तो यहाँ पर जो इन्वॉइस इशू किया पहले, तो अब इसके 61 दिन बाद वाली डेट देखो, और जो डेट ऑफ पेमेंट है वो डेट देख लो। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं कि डेट ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कब हुआ, अब मान के चल लो 5 जुलाई ही मैंने डेट ऑफ पेमेंट बता दी। इसके अंदर ये नहीं बताया कि बैंक अकाउंट में कब आए, वो आपको नहीं बताया। तो आपको क्या मान के चलना, डेट ऑफ पेमेंट यही है। डेट ऑफ इन्वॉइस के 61 दिन के बाद, 61 दिन कैसे निकाला जाएगा भाई? देखो 4 मई है, इस महीने के कितने दिन बचे पहले? मई के महीने में, मई के होते 31 दिन होते हैं, है ना। मई के महीने में कितने दिन होते हैं मुझे बताओ? 31 दिन होते हैं। तो मई के महीने में कितने दिन बच गए? 27 डेज, है ना। 27 डेज बिल्कुल ठीक, लेकिन 4 मई वाला दिन में गिना जाएगा जब आपने इन्वॉइस इशू किया, वो वाला दिन साथ में अगला जो भी आप बच रहे हैं। तो 28 दिन इस महीने के बचे पहले, तो ये वाला दिन भी गिना जाएगा, ठीक है। ये भी तो दिन है ना। तो डेट ऑफ इन्वॉइस और इसके बाद जो भी दिन बचा वो कितना है? 28 दिन बचे। फिर क्या आता है? जून आता है। जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन हो गए टोटल? हम कितने दिन आगे पहुंच चुके हैं? 58 डेज आगे पहुंच चुके हैं। 61 दिन कहा था ना मैंने, तो 3 दिन और आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि जून आ चुका था, 30 हमने जून पूरा ले लिया, तो अगला अब जुलाई आ गया, यानी कि 3 जुलाई। तो 61 दिन के बाद क्या आता है? 3 जुलाई। या आप सिंपल सी बात करो, आप 4 मई के बाद 61 दिन देखोगे तो आपको 3 जुलाई ही मिलेगा, ठीक है। जब भी हम 61 दिन आगे कैलकुलेट करते हैं, तो जब आप 61 दिन आगे कैलकुलेट करोगे तो इतना ही मिलेगा ना। समझ रहे हो बात को? तो ये वाला भी दिन गिनना है, साथ में ये 3 जुलाई आएगा। इन दोनों में से जो पहले आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, इसका वही बनेगा। क्या आ रहा है? 3 जुलाई। तो 3 जुलाई गवर्नमेंट कह रही है कि 3 जुलाई पे ही इसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, इसकी टैक्स की लायबिलिटी 3 जुलाई को ही लग जाएगी। समझ रहे हो? ये होता है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज में। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ऐसा पॉसिबल ही ना हुआ, मतलब ये तरीका भी समझ नहीं आ रहा भाई हमें, या ऐसा कहीं रिवर्स चार्ज कभी कभार ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ भी हमें समझ नहीं आता कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम कैलकुलेट करें, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, ये वाला इस तरीके से, इस मैनर में समझ नहीं आ रहा आपको कि कैसे कैलकुलेट करें, तो गवर्नमेंट ने एक बता रखा है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसा करो, टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई का रेसिपिएंट है, जिसको सप्लाई मिली है, उसके बुक्स में जब वो रिकॉर्ड हो जाएगी सर्विस, जब आप उसको रिकॉर्ड कर लो बुक्स अकाउंट में, तभी वो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मान लेगी। फिर हम कि अगर हमें ये समझ नहीं आएगा, ये वाली डेट्स अगर नहीं मिल पा रही, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जिसको रेसिपिएंट, सप्लाई कौन है, जिसको करिए, इसको करिए। यहाँ पर अब गुड्स की मैंने गलती से बात कर दी, वो सर्विस की बात कर रहा था मैं, ठीक है। हम सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इस सर्विस की बात कर रहा था मैं कि जो रेसिपिएंट कौन था? बी। तो बी जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे, गवर्नमेंट कह रही है कि उसी समय हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर ऐसा नहीं निकाला गया तो समझ आ गई अच्छे से बात। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट समझते हैं कि जो मैंने बताया था एक्सेप्ट, ये तरीका, ये जो मैंने बताया, ये तरीका इसमें नहीं लगेगा। अगर आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से कोई सर्विस मिल रही है जो कि बाहर की है, ठीक है, उसका तरीका यहां पर बता रखा है। अगर आपकी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जो कि बाहर है, इंडिया के बाहर है, और वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपको कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रही है और आपने उसको फिर पैसे दिए, ठीक है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपने उसको पैसे दिए, आपने उसको फिर पैसे दिए, तो वहाँ पर या वो चार्ज कर दिया आपसे पैसे, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो पैसे दे रहा है उसी को टैक्स देना पड़ता है ना। ये पैसे दे रहा था इसको, इसी को टैक्स देना पड़ेगा, उल्टा हो गया यहाँ पर। तो ऐसे ही रिवर्स चार्ज में
अगर आपको सपोज करो आपकी कोई बाहर की एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिसको आप पैसे दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइड आपको मिली है, कोई सपोज करते हैं कोई जर्मन में कंपनी थी, ठीक है, आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज थी कोई, उसने इंडिया की कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और ये आगे उसको जीएसटी मतलब आपको पैसे दे रही है, ठीक है, आपको कंसिडरेशन आपको दे रही है सर्विस के बदले में, तो इस इंडिया की कंपनी को ही तो टैक्स लगेगा ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, उल्टा होता है, सप्लायर पे नहीं लगता, इस पे लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि हमने सर्विस एक तरह की इंपोर्ट कर ली, उससे सर्विस ले ली ना उससे हमने, तो इंपोर्ट कर ली है उससे एक तरह की। एक्सपोर्ट का मतलब है देना, इंपोर्ट का मतलब लेना उससे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज से क्या होगा, तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट देखो आप, गवर्नमेंट कह रही है डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस। डेट ऑफ पेमेंट में कौन सी डेट आएगी, वही वाली बैंक अकाउंट का डेट और बुक्स अकाउंट में बोली, इन दोनों से जो भी पहले डेट आएगी, तो डेट ऑफ पेमेंट देख लो। तो दूसरा कह रहा है कि डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिप्टेंट। हमेशा देखो ज़्यादातर रेसिप्टेंट पे फोकस करा जा रहा है, यहाँ पर भी देखो रेसिप्टेंट फोकस किया। क्यों किया रेसिप्टेंट फोकस, क्योंकि भाई टैक्स ही रेसिप्टेंट ने देना है, सप्लायर ने तो देना नहीं टैक्स, है ना। रिवर्स चार्ज में रेसिप्टेंट में सारा फोकस है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर में फोकस होता है। तो इसलिए हर बार आप देख रहे होगे जहाँ पर रेसिप्टेंट ही लिखा हुआ है कि रेसिप्टेंट के बुक्स अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ तो तब देख लो, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि या तो वो डेट देखो जब उसकी एंट्री बुक्स अकाउंट में रेसिप्टेंट के, या तो पेमेंट की डेट देख लो, खत्म बात। इन दोनों से जो भी पहले डेट आ रही है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई डेट बन जाएगी। यहाँ पर कोई 61 दिन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, इनवॉइस कब इशू हुआ कुछ नहीं देखना यहाँ पर, क्योंकि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है एक तरह की है, ठीक है ना। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज में ज़्यादातर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हो, आपके ही कनेक्शन में है वो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ही कनेक्शन में कंपनी है वो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई आपसे कहीं ना कहीं। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर इनवॉइस की डेट नहीं देखी जाएगी। इनवॉइस ज़्यादातर हम इशू वहाँ पर करते भी नहीं ज़्यादा, लेकिन वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल होती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल होती है, चाहे वो आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं, बिजनेस आपका नहीं भी है वो तब भी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक ऐसा सर्विस होती है जहाँ पर टैक्सेबल होती है वो, अगर आपको कंसिडरेशन आपको उसके अंदर हो रही है, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्शन में नहीं है, मतलब आपका वो डेली का काम नहीं है, ठीक है ना। आपका फर्नीचर का बिजनेस है बट आप कोई और सर्विस ले रहे हो, उससे बिजनेस से कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो टैक्सेबल होगी अगर कंसिडरेशन है तो ये कैसा सर्विस होती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर इनवॉइस की डेट नहीं देखी जा रही, वहाँ डेट ऑफ पेमेंट देख लो, ठीक है। पेमेंट उसने कब करी, रेसिप्टेंट ने, ध्यान रखना, और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस। कभी कभार क्या होगा, इन दोनों में से डेट में से कोई चीज़ मिसिंग भी हो सकती है, जैसे कि ध्यान समझना बात। सपोज करते हैं आपने जर्मन कंपनी सर्विस ली, कोई टेक्निकल सर्विस ली और आपने उसको पैसे दिए। जर्मन कंपनी ने जो आपको सर्विस ली उसकी पेमेंट की जो डेट है वो कब हुई, वो पेमेंट की डेट उसने करी, जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट है वो हुई आपकी 5 जुलाई 2022 को। कब हुई, 5 जुलाई 2022 को। और बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड है वो डेट नहीं दिखी जा रही, वो मिल नहीं रही डेट, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेसिप्टेंट कब रिकॉर्ड हुई वो मिल नहीं रही डेट। तो गवर्नमेंट कह रही है कि टाइम ऑफ सप्लाई यही मानने जाएगा, फिर 5 जुलाई को ही उसके ऊपर टैक्सेबल लायबिलिटी उसकी बन गई है। कभी कभार क्या होगा कि इन दोनों डेट में से कभी कभार कोई डेट नहीं आपको गिवन होगी या कुछ नहीं मिल रही होगी या डिले होगी, कोई वो कहेगा कि पेमेंट में डिले होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले रिकॉर्ड कर दी, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड करी वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। समझ रहे हो, कभी कभार क्या होगा, इन दोनों डेट में से कोई ना कोई मिसिंग हो सकती है, तो आपको क्या करना है, जो भी डेट गिवन है वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है।